हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जो कि आपकी हाफ ईयरली पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये जो पार्ट 14 है प्रायिकता ही थोड़ा से कम समझ में आ रहा है, तो सर थोड़ा सा आप समझा देते तो बेहतर होता। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो लाया जाए। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लिए प्रायिकता, जो आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 है न्यू बुक में। ठीक है, इस पे हम आप लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि किसी भी चैप्टर को हम बेहतर कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे बेहतर कैसे बन पाएंगे। तो इसके लिए दो मापदंड होते हैं भाई। एक आपकी वहाँ पे प्रश्न आते हैं जो कि 2 नंबर से लेके 4 नंबर 5 नंबर तक होते हैं। एक होता है वस्तुनिष्ठ। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जो कि आपको क्या है कि 1 नंबर में आते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ आ सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान में आ सकते हैं, सत्य सत्य जो भी उनकी ब्लूप्रिंट है उसमें आ सकते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ कहाँ से बनते हैं? हमको जब हम पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमसे अच्छे से समझ में आ जाते हैं और हमसे बनते हैं। अगर डायरेक्ट अगर हम प्रश्नावली यानी प्रश्न हल करेंगे तो हमसे प्रश्न तो बनेंगे और ऑब्जेक्टिव कम बनेंगे। यानी कि अगर 2 आते हैं तो 1 छूट सकता है और 1 बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नोट करेंगे, और जहाँ हल करने का सवाल आएगा, प्रश्न आएगा, वह हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अच्छे से रेडी हो जाते हैं और अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठते हैं, और एक बुक लेकर आप बैठे, अन्यथा बुक तो हमारे पास है ही, आप देखते रहेंगे। ठीक है, बुक की ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में, तो आप लेके बैठे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रायिकताओं के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत। अब गति, अति गणितीय रुचिका तथा अति व्यवहारिक महत्व का एक विशाल समूह स्थापित करते हैं। ठीक है, ये आर.एस. वुडवर्ड का है कि प्रायिकताओं के सिद्धांत जो हैं, त्रुटियों का सिद्धांत जो है, अब अति गणितीय रुचि बन चुका है तथा व्यवहारिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ कह रहा कि प्रायिकता जो होती है एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। एक सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक यानी कि आपका दृष्टिकोण रखता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। आइए निम्नलिखित सिद्धांत स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए एक सिक्कों को यदृच्छिता यानी कि यदृच्छया उछाला जाता है। जैसे एक सिक्का की बात यहाँ पे कर रहा, आप सिक्का जानते हैं, एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। ठीक है, बिल्कुल, जिसे हम हेड टेल कहते हैं, या चित्तपट्ट कहते हैं हिंदी में। ठीक है, बिल्कुल। तो सिक्के की बात कर, सिक्के के बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तब यह कल्पना करते हैं कि वह न्याय संगत है यानी फेयर है, अर्थात वह सममित सिमेट्रिकल है, ताकि कोई कारण ना हो कि वह एक ही ओर या दूसरी ओर ही अपेक्षा अधिक गिरे। जैसे हेड टेल करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं तो हेड टेल करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन सा हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल होता है, यानी कि बराबर सममित होती है, कोई भी आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, इसलिए उससे हम लोग करते हैं। हम सिक्के के इस गुण को उसका अपक्षपातपूर्ण होना कहते हैं, है ना। यानी अपक्षपातपूर्ण यानी किसी का पक्ष नहीं लेता वो कि हम हेड ही आए या टेल आए। यादृच्छिक उछाल, रैंडम टॉस होता है जो, ठीक है, से हमारा तात्पर्य है कि सिक्कों को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाए। यानी उसको उछाला गया है तो स्वतंत्रता पूर्वक क्या हुआ जाए, गिरने दिया जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, खैर ये हमारी जानकारी के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं। हम पहले से जानते हैं कि सिक्का 2 संभव विधियों में से केवल एक ही विधि से गिर सकता है। यानी कि अगर हम उसमें हेड और टेल होते हैं तो या तो हेड से गिरेगा या तो टेल से गिरेगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि चित्त ऊपर होगा या फिर पट्ट ऊपर हो सकता है। हम सिक्के के उसके किनारे के अनुदिश गिरने की संभावना को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो सिक्का क्या होता है कि खड़ा यानी कि ऐसे नहीं गिर सकता, उसको अस्वीकार करते हैं। जो उदाहरणार्थ तब संभव है जब सिक्का रेत पर गिरे, तभी वो धंस सकता है और सीधा हो सकता है। हम यह तर्कसंगत रूप से मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम चित्त या पट का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिणाम चित्त और पट समप्रायिक इक्वली लाइकली है। प्रायिक परिणामों के एक अन्य उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को। अब देखिए पासा का नाम आ गया, यानी कि आपका डाइस का नाम आया। जैसे आप लूडो खेलते हैं उसमें 6 होते हैं, ये पासा नहीं जो हम लोग गाँवों में खेलते हैं जिसमें 8 होता है, 4 होता है और आपके 1 2 होते हैं। तो उसमें आपके
6 होते हैं। लूडो आपने खेला होगा, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। पासे को फेंकते हैं। हमारे लिए एक पासे का अर्थ सदैव एक नया संगत पासे से होगा, कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की समान संभावना होती है। अतः पासे को फेंकने से प्राप्त होने वाले समप्रायिक परिणाम 1 से 6 तक हो सकते हैं। क्या प्रत्येक प्रयोग के परिणाम समप्रायिक होते हैं? आइए कुछ और समझते हैं। ठीक है, ये और कुछ समझाना चाह रहा, हम लोग देखते हैं। जहाँ लिखने का नंबर आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। डिटेल ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह है तो आपसे बन जाए। ठीक है, बिल्कुल। मान लीजिए जब भी आपका सिक्का के बारे में बात किया गया, अब आपसे पासा के बारे में बात किया गया, अब आपसे एक थैले में 4 लाल गेंदे, एक नीली गेंद तथा आप इस थैले में से बिना थैले के अंदर कुछ देखे एक गेंद निकालें, तो ये परिणाम उतना ही सही होगा कि इसमें से कोई भी लाल आ सकती है, नीली आ सकती है, कोई भी आ सकती है। क्या एक लाल गेंद या एक नीली गेंद के परिणाम समप्रायिक हैं? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 4 लाल गेंद है और नीली गेंद केवल एक ही है। तो यह बस स्वीकार करेंगे कि आपके द्वारा एक नीली गेंद की अपेक्षा एक लाल गेंद निकालने की संभावना अधिक होगी। बिल्कुल, क्योंकि 4 है तो उसमें से शायद वही पकड़ में आ जाए तो ज़्यादा संभावना रहेगी। आपके द्वारा एक नीली गेंद की अपेक्षा एक लाल गेंद निकालने की संभावना अधिक है। अतः यह परिणाम एक लाल गेंद और एक नीली गेंद समप्रायिक नहीं होगा, यानी कि ये सही नहीं होगा, तर्कसंगत। परंतु थैले में से किसी भी रंग की गेंद निकालने के परिणाम समप्रायिक है। किसी भी रंग का निकले, लेकिन एक निकलना चाहिए। ठीक है, कोई भी। यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो कि अगर नीली गेंद निकलती है तो आप जीतेंगे, लाल गेंद हम, क्योंकि लाल गेंद ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसकी आने की बाहर। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि जो गेंद बाहर आई है अगर वो लाल है तो उसकी प्रायिकता बताओ, नीली है तो उसकी प्रायिकता बताना है। ठीक है, अतः सभी प्रयोग के परिणामों का समप्रायिक होना आवश्यक नहीं है, परंतु इस अध्याय में हम आगे यह मानकर चलेंगे कि सभी प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं। हम सभी क्या मान के चलेंगे? परिणाम क्या है? समप्रायिक हैं, समान हैं। कक्षा 9 में आपने देखा था, खैर अब तो हट गया है, पर पहले था विषय में, हमने एक घटना ई का प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता पीई को निम्नलिखित रूप से यानी कि बताया था। पीई यानी कि आपका ये जो पी है ये प्रोबेबिलिटी हुआ, यानी संभावना हुआ, अनुभविक हुआ। ई क्या है? आपका एक घटना हो सकती है। ई को हम एक्सीडेंट यानी घटना हम कहेंगे। ई क्या यहाँ पे माना गया है? एक्सीडेंट यानी घटना। पी को प्रोबेबिलिटी माना गया है, तो प्रायिकता क्या हो गई? पी, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो खैर आगे हम लोग चलते हैं। इसमें दिया गया है पी का सूत्र दे दिया गया है, सूत्र आपको नोट कर लेना है। ये प्रायिकता का सूत्र हो गया। अब प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, जिसमें घटना घटित हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? NE कह सकते हो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, अब प्रयोगों की कुल संख्या यानी कि NS कह सकते हैं, टोटल सम, कुल संख्या जितनी होगी और एक्सीडेंट, यानी कि पी का सूत्र जो शॉर्ट में बनेगा वो आप नोट कर सकते हो। PE बराबर NE अपान NS। ठीक, यानी पी क्या होगा? एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट अपान टोटल नंबर ऑफ प्रयोग। अभी प्रयोग कह सकते हो जिसका हमने यूज किया है, जितने उसमें आ सकते हैं। जैसे सिक्का लेंगे तो 1 और 2 हेड और टेल आ सकते हैं। पासा लेंगे तो 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 है टोटल, यही क्या है आपका? इसमें 2 है, यही तो आपका NS है, यानी टोटल है। ठीक, तो ये आपने समझ लिया होगा। तो खैर अभी हम बहुत सारी चीज़ें लिखाएंगे आपको, पर अभी आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता की अनुभाविक व्याख्या का बड़ी संख्या में दोहराए जा सकने वाले किसी भी प्रयोग से जुड़े प्रत्येक घटना के लिए अनुप्रयोग किया जा सकता है। किसी प्रयोग को दोहराने की आवश्यकता एक गंभीर परिसीमा है, क्योंकि अनेक स्थितियों में यह अधिक व्यय वाला हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ऐसा करना संभव ना हो। बिल्कुल निस्संदेह सिक्का उछालने या पासा फेंकने के प्रयोग में इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी दोबारा सिक्का फेंकने में, परंतु एक उपग्रह छोड़ने के प्रयोग को यह प्रकलित करने के लिए बार बार दोहराने की छोड़ते समय उसकी असफलता की अनुभावित प्रायिकता क्या है के बारे में आप सोच सकते हैं या सोचते हैं, अथवा यह कि एक भूकंप के कारण कोई बहुमंजिली इमारत नष्ट होगी या नहीं, कि अनुभाविक प्रायिकता प्रकलित करने के लिए भूकंप की परिघटना के दोबारा घटित होने के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ चीज़ों तक, जैसे सिक्का है, पासा है, कुछ चीज़ों तक आप एक हो सकता है कि फिर से दोबारा उसको दोहरा दिया जाए, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं दोहराया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है।
ऐसे प्रयोगों में जहां हम कुछ कल्पनाओं को सही मानने को तैयार हो जाएं, हम एक प्रयोग के दोहराने से बच सकते हैं, क्योंकि ये कल्पनाएं सीधे सही प्रायिकता प्रकलित करने में हमारी मदद कर सकती हैं। परिणामों के समप्रायिक होने की कल्पना में मान्य होती है, जैसे कि ऊपर सिक्का उछालने और पासा फेंकने के दोनों उदाहरणों में है। इन कल्पनाओं में से एक है जो हमें किसी घटना की प्रायिकता की निम्नलिखित परिभाषा की ओर अग्रसर करती है। क्या परिभाषा? किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता, किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जिसे परंपरागत प्रायिकता यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, पीई निम्नलिखित सूत्र के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये आपकी परिभाषा भी हो सकती है, यहाँ से ये है ना के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, ये छोटी सी परिभाषा खैर नहीं आती, बट आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये टिक लगा के रखना है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सूत्र आपने आई होप के नोट कर लिया होगा, वही वाला फिर से सूत्र है जो हम लोगों ने पी बराबर NE/NS नोट किया था। ठीक, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं। बिल्कुल हम कल्पना करते हैं। हम संक्षिप्त रूप में सैद्धांतिक प्रायिकता को केवल प्रायिकता ही कहेंगे। सैद्धांतिक प्रायिकता बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको प्रायिकता बोलेंगे। प्रायिकता यानी होता है अनुमान लगाना या संभावना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संभावना या अनुमान लगाना। क्या? इसके कई नाम हो सकते हैं। अनुमान लगाना, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। संभावना या अनुमान लगाना प्रायिकता के दो मीन्स हो सकते हैं। प्रायिकता की उपरोक्त परिभाषा 1795 में पियरे साइमन लाप्लास ने दी थी, इनकी परिभाषा दी थी। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या पता ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है। आप फिर बुक में दिया है तो पढ़ना भी चाहिए सभी बच्चों को, अगर आप चैप्टर को विधिवत और अच्छे से डिटेल में कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हम लोग। प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में हुआ, जब एक इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे गार्डन ने इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। ठीक, अपने प्रादुर्भाव से ही प्रायिकता के अध्ययन को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था इन्होंने। इन गणितज्ञों में जेम्स बर्नूली 1654-1705 के बीच में थे, एडी मोइवरे 1667 से लेकर 1754 और पियरे साइमन लाप्लास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक सार्थक योगदान दिया। लाप्लास द्वारा 1812 में लिखी गई पुस्तक थ्योरी एनालिटिक्यूड्स प्रोबेबिलिटीज को एक अकेले व्यक्ति द्वारा प्रायिकता के सिद्धांत के लिए किया गया सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में प्रायिकता का अनेक क्षेत्रों में, जैसे कि जैविकी हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, वन संबंधी शास्त्र हो गया, भौतिकी हो गई, समाज शास्त्र हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है, इसलिए इसका यूज और ज़्यादा बढ़ गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हैं। आइए ऐसे प्रयोगों से संबंधित कुछ घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की ओर अग्रसर हो गया है। हम लोग एग्जाम्पल करने से पहले बहुत सारी चीज़ें और भी सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, क्योंकि इस पार्ट में केवल एक ही एक्सरसाइज है और उसमें सिक्के से लेकर पासा और आपकी मार्बल यानी गोलियाँ, गेंदे, कलरफुल और ताश के बारे में भी आपसे यहाँ पे कई सारी चीज़ें आएंगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक की ओर चलते हैं और उसको समझते हैं। सबसे ज़रूरी है, उस सब्जेक्टिव भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे और क्वेश्चन को हल करने का नज़रिया भी बदल देंगे और उसमें काफ़ी सारा नॉलेज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें प्रश्न किस किस टॉपिक से बनते हैं ये हम लोग देखेंगे प्रश्न को हल करने से पहले। जो कि पहला है जो सिक्का है, अभी हमने आपको बताया सिक्का के बारे में। सिक्का आपके पास होगा, आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, दो फलक होते हैं, ठीक है, दो सतह दो होती हैं, जिसमें से एक हेड होता है और एक टेल होता है, जिसे हम चित्त और पट्ट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, पासा या लूडो अपनी भाषा में कह सकते हो, अब पासा इसे कहते हैं।
इसमें फलक जो होंगे यानी कि सतह होंगी वो 6 होंगी और छवों पर अलग अलग नंबर डली होगी, किसी पर 1, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6 होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल अभी इनको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ताश या कार्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ताश कहते हैं, पत्ती कहते हैं। ठीक है, तो ताश में होता है, क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है। सिक्का, पासा, ताश, इनसे 3 में से 2 से या 1 से ज़रूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ताश के बारे में देखते हैं। ताश आप देखे होंगे गाँवों में सियाने लोग खेलते हैं, अगल बगल के कुछ लोग खेलते हैं। ठीक है, फ्री टाइम पे टाइम पास के लिए भी, कुछ पैसे कमाने के लिए भी खेलते हैं। ठीक, आजकल यही ताश ऑनलाइन हो गया है, मोबाइल में खेलते हैं लोग। तो इसमें देखते हैं हम लोग, टोटल पत्ती 52 होती है, जिसमें से 52 होती है और प्लस एक और होती है जो कि जोकर की होती है। ठीक, तो उसका काम यहाँ पे खैर नहीं है, जोकर रख दिया जाता है साइड में। तो पत्ती 52 हुई, जिसमें से 4 ग्रुप बटे होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। पहला पान होता है जो कि लाल लाल दिखता है आपको, लाल वाला पान, और एक पान जैसा ही बना होता है लेकिन वो काला वाला होता है। ठीक है, एक ईंट होती है जिसे कहते हैं, जो कि ईंट जैसा दिखती है लेकिन वो रेड कलर की होती, लाल होती है, और एक चिड़ी होती है जो कि काली जैसे होती है और वो इस प्रकार की कुछ दिखती है। सभी में 13-13 पत्तियां होती हैं, यानी कि 52 को 4 भाग में बांटा जाए तो 13 चौको 52 होता है, तो 13-13 पत्तियां होती हैं। और सब में 1 से लेकर चालू होता है, 10 तक नंबर होती है, और फिर 11वें नंबर पे के होता है, और 12वें नंबर पे क्यू, और 13वें नंबर पे जे होता है। इनका नंबरिंग नहीं होता, इनको आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन ये नंबरिंग आपके 1 से लेकर 10 तक जरूर होता है। यानी इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंची, छह, षष्ठी इसको बोलते हैं, है ना। तो इसको दहला बोल देते हैं, नहला दहला बोल देते हैं। के आपका के और क्यू और जे क्या होता है भाई? ये क्यून है, किंग है आपका। ये जो के है ये किंग राजा होता है, के क्यून होती रानी, और जे होता है आपका गुलाम हो सकता है। ठीक है, गुलाम। और पत्तियों को वैसे कहते हैं, इसको पान कहते हैं, इसको हुकुम का इक्का हुकुम कहते हैं। जो काला वाला पान होता है उसको हुकुम कहते हैं, आप लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए, हुकुम कहते हैं। मेरे को ज़्यादा तो मैं खेला नहीं कभी, बट थोड़ा बहुत हमने आपको पढ़ाने के लिए इसको पढ़ा था। और मैंने जब पढ़ा था 12वीं में, तो ये एक चैप्टर इसका बहुत बड़ा था वो, जो कि हमें सीखना पड़ा था। 10वीं में तो मैंने इसको ऐसे ही सवाल लगा लिया था, ज़्यादा इसके बारे में, ताश वगैरह के बारे में मैंने नहीं जाना था, बट 12वीं में मेरे को सीखना पड़ा, क्योंकि इसके बारे में पूरा चैप्टर ही था, बहुत बड़ा चैप्टर था, तो मेरे को ये सीखना पड़ा था। तो उसमें इसको हुकुम कहते हैं, काले वाले पान को, लाल वाले को पानी कहते हैं, और इसको लाल वाले ईंट, इसको ईंट कहते हैं, इसको चिड़ी कहते हैं। ठीक है, तो सब में इसी प्रकार 1 से 10 तक, और फिर के, क्यू और जे। ठीक है, यानी कि किंग राजा, और क्यू यानी रानी, और जे यानी कि आपका गुलाम। ठीक है, ये 3 आपके फेस कार्ड जो रेड में बना हुआ, ये वाला जे, के और क्यू, ये रेड वाले क्या हैं? ये आपके फेस कार्ड में चित्र वाली पत्तियां होती हैं, ये चित्र वाली होती हैं। ठीक है, बाकी किसी में चित्र नहीं बना होता, इनमें चित्र बना होता है। इक्का में बड़ा सा चित्र, इक्का पान का बना होता है, बट वो चित्र नहीं है, वो उसी का चित्र है। ठीक है, संकेत, सिंबल है। तो हम लोग चित्र वाली पत्तियां हर ग्रुप में 3-3 हो गई। कितनी हो गई? 3, यानी हर नंबर सभी में 1-1 होंगी, यानी टोटल 13 होंगी। लेकिन इक्का की बात करें तो चारों ग्रुप में 1-1 इक्का होंगे। दुक्की की बात करें तो चारों ग्रुप में 2-2 1-1 दुक्की होंगी। ऐसे 3-3 सभी में 1-1 होंगे, यानी के भी सभी में 1-1 होगा, यानी 4 हुआ टोटल। क्यू भी सभी में 1-1 होगा, यानी 4 हुआ। गुलाम आपका जे भी सभी में 1-1 हुआ, मतलब 4 हुआ। ठीक है, सभी 4-4 होती हैं, और 4 ग्रुप में 1-1 करके बटी होती हैं कलर के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार पान के साथ आपका ये हुकुम के साथ होता है, और ईंट के साथ भी इसी तरह 13 होती हैं, और चिड़ी के साथ भी 13 होती हैं। आप बना सकते हैं इसी तरह, बस उनका कलर चेंज होता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग काला और लाल के हिसाब से। ठीक है, तो आपके पेपर में ये पूछा जाता है इसी से कि चित्र वाली कुल पत्ती क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में हम आपको दिखाएंगे चित्र वाली कुल पत्ती कितनी होती हैं। तो एक ग्रुप में, यानी ग्रुप कहने के एक समूह, यानी कि आपका पान वाला लाल वाले में 13 में से 1 होगी, इसमें 1 होगी, इसमें 1 और इसमें 1, तो यानी कुल मिला के 4 हुई। तो 3 चौक 12 हो गई, यानी चित्र वाली टोटल 12 हो गई। आपको ये पूरा ये जो हमने पिक लगा रखी है पूरा आपको बना लेना है रफ में। ठीक है, बहुत काम की चीज़, 12 होती है। बिना चित्र वाली कितनी हुई? अगर 52 में से 12 माइनस कर दिया जाए तो 40 बचेगी। ठीक है,
प्रत्येक में एक इक्का होगा, प्रत्येक ग्रुप में एक बेगम होगी, ठीक है। प्रत्येक में एक बादशाह हो, जो किंग राजा है उसको बादशाह भी कह सकते हैं, और क्वीन जो है उसको बेगम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, और इक्का होता है, और गुलाम ही रहेगा, ठीक है। बेगम को हम क्वीन और बादशाह को हम किंग कह सकते हैं, या फिर इसी भाषा में आप बादशाह ही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और बेगम, तो इसी को ध्यान रखना है। तो कुल बेगम कितनी हुई 4, कुल बादशाह हुए 4, कुल इक्का हुए 4, कुल गुलाम हुए 4। इसी प्रकार सभी दुक्की भी 4 हुई, तिक्की भी हुई, नहला भी हुआ, तहला भी हुआ, सभी 4 हुए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमने आपको ताश के बारे में बताया, और फिर आता है चौथा जो टाइप क्वेश्चन होता है कंचे यानी गोलियों के बारे में, या बॉल के बारे में, ठीक है। बॉल, कंचे, गोलियाँ कुछ भी ले सकता है इसी टाइप का, ठीक है। कलर भी रंग बिरंगी चीज़ें, थैले का यूज करेगा, डब्बे बॉक्स का यूज करेगा, उसमें डालेगा, बिना देखे निकालना है, ऐसे करके रंग वाली कलर वाली गोलियाँ होंगी, कंचे होंगे। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछेगा, कभी 4 देगा, कभी 6 देगा, कभी लाल, पीली, नीली, वो हर कलर की गोलियाँ देगा। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, इसमें आपको देखकर उसी समय हम आपको बता देंगे, ठीक है। पासा की बात हमने बताई दी आपको, 6 फलक होते हैं उसमें, और 6 पर अलग अलग नंबर होते हैं, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास जानना नहीं है, इतना आपको लिए अभी ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ हम और ज़रूरी चीज़ें, ये आपके कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको इसको कराएंगे, बट फिलहाल अभी आप ये देखिए, ये आपका क्या है, पासा है। पासा यानी कि इसको डाइस कहोगे, क्या कहोगे, डाइस यानी लूडो वाला। ये देखिए इसमें 1 2 3, 1 और 2 और 1 बना हुआ है, फिर ये 4 है, इधर 5 और ये 6, 6 फलक हमने आपको दिखा दिया, खैर ठीक है। अब हम लोग ये नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए दिया है असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना मतलब जो कभी हो ही ना, अगर कहा जाए सिक्का उछालो और हेड टेल दोनों एक साथ आ जाएं तो एक साथ पॉसिबिलिटी है, नहीं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल, एक साथ कभी नहीं आएगा, 2 में से एक ही आएगा। और जैसे कहा गया रेत में या बालू में फेंका जाए तो कभी खड़ा भी हो जाएगा, तो उसमें कोई भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक साथ नहीं आ सकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होगी, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संभव घटना की प्रायिकता संभव यानी कि जो संभव हो सके यानी पॉसिबल हो सके, तो सदैव 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 से कभी ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती। 1 या 1 से कम होगी यानी 0 तक जा सकती, माइनस में नहीं जाएगी, 0 और 1 के बीच ही घूमती रहेगी, 0 या 1 के बीच में। निश्चित घटना जो कन्फर्म है, होना तय है, निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, 1 होगी, जो कन्फर्म होगा, डिफिनिट होगी प्रोबेबिलिटी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1 होगी हमेशा, ठीक है, कंप्लीट, सबसे बड़ा। कोई भी प्रायिकता, ये सूत्र पूछा जाता है आपसे, प्रायिकता यानी पीई जो आपने है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और ये जो 1 है, 1 से देखिए बराबर हो सकता है, नीचे लाइन बराबर की लगी है, और 0 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में घूमती रहती है, अर्थात 0 या 0 से बड़ी एवं 1 या 1 से छोटी, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां पॉइंट आपका, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और माइनस में भी नहीं हो सकता है। होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, आपको ध्यान रखना। होने की, ना होने की, यस और नो दोनों की प्रायिकता मिलाया जाए तो 1 होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक ऑब्जेक्टिव पक्का आना है, तय रहता है, ठीक। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको खैर हम लोग बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं ये सब, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा, और बात आती है हम लोग अगली वीडियो में। अभी तो हमने आपको चैप्टर पढ़कर बताया, थोड़ा सा थ्योरी बताया आपको, हमने चीज़ें लिखाई। अब अगले वीडियोस में हम आपको क्वेश्चन और कराएंगे। इस वाले को भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, हम इसको समझा देंगे। और इसके आगे के जितने भी टाइप क्वेश्चन बनेंगे हम सबको आपको पहले अपने से क्वेश्चन बना कर देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जब ले चलेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा और अपने आप बनने लगेगा, और आपको ये पार्ट कठिन नहीं लगेगा। डायरेक्ट जाएंगे तो आपको कठिन लगेगा और रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्त लोग हैं उनको सेंड कर सकते हैं, उनके लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो खैर हम लोग मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ भी, और आप बने रहिए, ठीक है। और नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारे व्हाट्सएप
चैनल का यानी कि लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक, तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसकी PDF वहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, और अपडेट आप वहाँ मिलती ही रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।